सब तो बेच दिया भैया अडानी और अंबानी को, अब बचा क्या है? बचे थे जनप्रतिनिधि, उनकी भी खरीद फरोख्त चालू कर दी। अरे लोकतंत्र की हत्या करके ही मानोगे क्या? हाँ कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मैं भविष्य पे विश्वास नहीं रखता। हाँ एक वो बात, तो 29 की कर रहे हैं ना। एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ कि जितना आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, मेरे लिए जीत और हार मायने नहीं रखती। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी। मेरे लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, यदि इतनी राजनीतिक समझ उनके अंदर है तो। मेरे लिए की बहुत विशेष कृपा है कि देश के उत्कृष्ट विधायकों में मेरे को सम्मानित भी किया देख रहे हैं, विपक्ष का बड़ा आरोप रहता है कि साम दाम दंड भेद के तहत कहीं ना कहीं सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे जीत मिले। बसपा के कैंडिडेट की बात है तो निश्चित तौर पर कल्याण भाई पे भी कुछ दबाव रहा होगा, जिसके कारण उनको बसपा में जाना पड़ा। राम मंदिर और अन्य चीज़ों को लेकर 370 नरेंद्र मोदी, तो तमाम मुद्दे हैं, उस पर आप किस प्रकार से देख रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? ये तो प्रभु श्री राम भी जानते हैं कि उनका उपयोग भक्ति में ज़्यादा हो रहा है या राजनीति में सत्ता पाने के लिए ज़्यादा हो रहा है। इस पर भी मुझे लगता नहीं कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है, पूरा देश इस बात को समझ चुका है। मुरैना का जो वीडियो है वो राजनीति में नीचता की पराकाष्ठा है कि जहाँ पर नेताओं के साथ भगवान राम का फोटो लगा है और उस रथ के ऊपर नचनियाँ नाच रही हैं अश्लील कपड़ों को पहन के। ये विपक्ष का सांसद रोजगार कैसे इतने दे देगा? देखो, जहाँ तक शिक्षित वाली बात है प्रवीण भाई, मैं तो जनता का सेवक हूँ, और जब सेवक अपनी स्वेच्छा से सेवा करना चाहे तो आप किसको चुनना चाहेंगे, किसको अपने यहाँ नौकरी पर रखेंगे? एक MBA पास को या एक 12वीं पास को? ये सोचने का विषय है। भाई सेवा करने के लिए भी तो योग्य सेवक पक्ष में था, तब भी मैंने ग्वालियर दक्षिण के शासकीय विद्यालयों को प्राइवेट से बेहतर बनाया। मैं विपक्ष में था जब पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिलों में घुसे हुए थे, तब ये प्रवीण पाठक उड़ीसा से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके आ रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शंस लेके आ रहा था। मेरे राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, और तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहां तक जाएगा, और खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। साथियों नमस्कार, न्यूज़ ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, ग्वालियर लोकसभा में हम मौजूद हैं और आज चुनावी चर्चा करेंगे हम कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक से। आपको बता दें, प्रवीण पाठक ने लगातार अब चुनाव जो कैंपेन है उसमें जोर लगाना शुरू कर दिया है और दिखने भी लगा है उनका कैंपेन। और प्रवीण जी से ही बात करेंगे किस प्रकार का कैंपेन है। पहले तो प्रवीण जी बहुत बहुत नमस्कार। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, किस प्रकार का कैंपेन चल रहा है, कहाँ कहाँ आप हो आए हैं, और कैसा जो माहौल क्या कह रहा है, और आपको क्या लग रहा है, क्या विधानसभा का वो लोकसभा का मूड है? देखिए, सच बात तो ये है कि 5 साल विधायक रहते ग्वालियर दक्षिण के अलावा मैं कहीं भी नहीं गया। जीवन में पहली बार करेरा जाना हो रहा है, जीवन में पहली बार डबरा के गांवों में जाना हो रहा है, जीवन में पहली बार करेरा जाना हो रहा है, जीवन में पहली बार ग्वालियर ग्रामीण के गांवों में जाना हो रहा है। अपने आप में एक अलग अनुभव है और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने जीवन में इस अनुभव को लेने का भी मुझे प्रारब्ध दिया। प्रवीण जी, लेकिन भाजपा के नारे हैं 400 पार और मध्य प्रदेश में नारा है 29 पार। इस बार लोग छिंदवाड़ा की भी कह रहे हैं कि गलती से जीत गए थे, इस बार नहीं जीतेंगे। इस दौरान कहीं ना कहीं कहां आप कांग्रेस को देख रहे हैं और कहां देख रहे हैं कि प्रवीण पाठक और जो अन्य युवा चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे नीटू शक्करवार की बात करें, कितनी कठिन राह आपको लग रही है, क्योंकि उनके बड़े दावे हैं? मैं बड़बोलेपन पे विश्वास नहीं रखता, ना भविष्य के भविष्यवाणियाँ करता। मैं तो धरातल की बात करता हूँ, वर्तमान की बात करता हूँ, अतीत की भी ज़्यादा परवाह नहीं पाता। मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में चीज़ें सकारात्मक रहेंगी। मुरैना में मेरे मित्र नीटू भाई निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। भिंड में भी फूल सिंह बरैया जी की काफ़ी अच्छी स्थिति है। ग्वालियर में मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ग्वालियर की जनता एक पढ़े लिखे, योग्य, ईमानदार और नैतिक मूल्यों पर काम करने वाले व्यक्ति को चुनेगी, जो उनके हक की आवाज़ को यदि ग्वालियर में सुई भी गिरेगी तो उसको संसद में निडरता के साथ रखेगा। ऐसा देखा जा रहा है, कई सालों से भी देख रहे हैं, विपक्ष का बड़ा आरोप रहता है कि साम दाम दंड भेद के तहत कहीं ना कहीं सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे जीत मिले। कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम भी हुआ है, कई लोगों का उस पर अलग अलग कहना है। आप ही के पार्टी के जो नेता हैं वो चुनावी मैदान में आ गए हैं और लोगों का कहना है कि प्रवीण पाठक को जो गुर्जर समाज का साथ मिल रहा था उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें कमी होगी और सेंध लगेगी। किस प्रकार से देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि सामने वालों का एक किया धरा है, या फिर आपको लग रहा है कि आगे और भी कुछ हो सकता है? देखिए, मैं
जातिवादी सोच के साथ राजनीति नहीं करता, मैं हमेशा विकासवादी सोच के साथ राजनीति करता हूँ। जहाँ तक ये बात है कि भाई विपक्षी लोग आरोप लगाते हैं, तो आरोप नहीं लगाते, तो सत्य है। जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों को अंदर डाला जा रहा है, जिस प्रकार से जिन लोगों पे ईडी सीबीआई की रेड डाली जा रही है, उसके बाद उनसे करोड़ों रुपया एसबीआई बॉन्ड में लिया जा रहा है, पूरा देश इस बात को देख रहा है। जहाँ तक बसपा के कैंडिडेट की बात है, तो निश्चित तौर पर कल्याण भाई पे भी कुछ दबाव रहा होगा, जिसके कारण उनको बसपा में जाना पड़ा। मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, व्यक्तिगत टिप्पणी करना मेरे स्वभाव में नहीं है। क्या लग रहा है, मतलब ये जो घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं प्रवीण पाठक जी को उससे फर्क पड़ा है या फिर और ऊर्जा मिली है कैंपेन के लिए? देखिए, फ़र्क तो इसलिए नहीं पड़ने वाला कि मेरा जो लक्ष्य है जीवन में वो तय है, और जब लक्ष्य तय होता है तो निरंतर काम करने में मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अब मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मैं खुद कितना वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा दिन आज पूरा कैसा जाएगा, कितना आउटपुट पॉजिटिवली निकल रहा है, मेरा 24/7 फोकस अपने आप पर रहता है और अपने द्वारा किए गए कार्यों पर रहता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, जिस राहगीर को लंबा चलना होता है वो रास्ते के कंकर पत्थर नहीं बीना करता है, ऐसा मेरा सोचना है। राम मंदिर और अन्य चीज़ों को लेकर 370 नरेंद्र मोदी, तो तमाम मुद्दे हैं, उस पर आप किस प्रकार से देख रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनका ये कहना है कि राम मंदिर हमने बना। देखिए, ये तो प्रभु श्री राम भी जानते हैं कि उनका उपयोग भक्ति में ज़्यादा हो रहा है या राजनीति में सत्ता पाने के लिए ज़्यादा हो रहा है। इस पर भी मुझे लगता नहीं कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। पूरा देश इस बात को समझ चुका है, भैया ये सनातनी देश है, हमारे रोम रोम में भगवान राम बसे हैं। हमको किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत थोड़ी है इस बात को कहने के लिए कि हम राम भक्त हैं या हम सनातन परंपरा को फॉलो करते हैं या जाति से हिंदू हैं। हम लोग तो मेरे पिताजी ने भी तमाम सारे मंदिर बनवाए हैं, पर हमने इन सारी बातों का कभी राजनीतिक दुरुपयोग नहीं किया। प्रभु श्री राम बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि कौन उनके नाम का दुरुपयोग कर रहा है और कौन उनको जब के मोक्ष का रास्ता ढूंढना चाहता है। मुरैना का एक वीडियो भी वायरल है, उस पर क्या कहेंगे कि चुनावी कैंपेन में भगवान का फोटो भी लगा है, ऊपर से डांस भी। मुरैना का जो वीडियो है वो राजनीति में नीचता की पराकाष्ठा है कि जहाँ पर नेताओं के साथ भगवान राम का फोटो लगा है और उस रथ के ऊपर नचनियाँ नाच रही हैं अश्लील कपड़ों को पहन के। ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? ये जो मुरैना का वीडियो है, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा बताता है। ये मुखौटा निकाल दिया है उनने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से। जो वास्तव में उनका चरित्र है, जो वास्तव में उनकी कार्यशैली है, वो वीडियो उस बात का घोतक है। प्रवीण जी, अब चुनावी मुद्दों पे आ जाते हैं। आपने शिक्षा, आपके कैंपेन में देख रहा था शिक्षित प्रवीण ही विकल्प, और लगातार आप शुरुआत से ही रोजगार देने पे बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि किस प्रकार से एक जो विपक्ष का लोकसभा का सदस्य है, अगर जीत भी जाते हैं तो एक विपक्ष का सांसद रोजगार कैसे इतने दे देगा? कहीं ना देखो, जहाँ तक शिक्षित वाली बात है प्रवीण भाई, मैं तो जनता का सेवक हूँ, और जब सेवक अपनी स्वेच्छा से सेवा करना चाहे तो आप किसको चुनना चाहेंगे, किसको अपने यहाँ नौकरी पर रखेंगे? एक MBA पास को या एक 12वीं पास को? ये सोचने का विषय है। भाई, सेवा करने के लिए भी तो योग्य सेवक चाहिए। अब जहाँ तक शिक्षा की बात है, रोजगार की बात है, तो मैंने साफ कहा है कि ग्वालियर के युवा को रोजगार के लिए अब कहीं भटकना नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं कि विपक्ष में हो कैसे करोगे? भाई, मैं विपक्ष में था तब भी मैंने ग्वालियर दक्षिण के शासकीय विद्यालयों को प्राइवेट से बेहतर बनाया। मैं विपक्ष में था जब पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिलों में घुसे हुए थे। तब ये प्रवीण पाठक उड़ीसा से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके आ रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शंस लेके आ रहा था। मेरे जो भी स्रोत थे, जो भी स्रोत से सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करके कोविड के समय क्या किया, ये सब पूरा शहर जानता है। इसके लिए ईश्वर की बहुत विशेष कृपा है कि देश के उत्कृष्ट विधायकों में मेरे को सम्मानित भी किया गया। तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर विपक्ष में भी रहते हैं तो अपनी ग्वालियर की आवाज़ उठाएंगे, और सत्ता सी जो लोग मदमस्त होकर बैठे हैं तानाशाह, उनकी दिशा मोड़ेंगे और इस ग्वालियर का विकास करेंगे जो पिछले 30 वर्षों से नहीं हुआ है। कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? और लगातार भाजपा की सरकार है, लोकसभा की भी को भी देखा जाए तो बाबूजी जीते थे, उसके बाद कहीं ना कहीं यशोधरा राजे जीती, फिर नरेंद्र सिंह तोमर जीते, फिर सेजबलकर जीते, कहीं ना कहीं बड़ा सूखा कांग्रेस का है। तो कितना लोकसभा में विकास आपको दिख रहा है? और कांग्रेस का देखिए, सूखा मिटाने का मतलब है? लोकसभा में ग्वालियर की जनता ये समझ चुकी है कि पिछले 20-25 वर्षों में किस तरीके से इनको ठगा गया है। और मैं तो युवाओं की बात करता हूं, क्योंकि भाई आने वाली पीढ़ी तो यही है, देश का भविष्य ये है, ग्वालियर का भी भविष्य है।
युवाओं को अगर हम लोग सशक्त नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, बेरोजगार रखेंगे, तो कैसे इस शहर की उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी। आप सोचो 7 फेज में इलेक्शन करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। कारण मालूम है क्या है? उनके पास एम्प्लॉयज ही नहीं है। आने वाले 4-5 साल में इस देश की स्थिति क्या होने वाली है? अगली बार तो ये इलेक्शन होगा 9 और 10 फेजेज में, क्योंकि हम तो रोजगार दे ही नहीं रहे। सेना में हालत ये है कि हम लोग अग्निवीरों को ला के बिठाल रहे हैं। ये सोचने का विषय है कि हम लोग देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। सब तो बेच दिया भैया अडानी और अंबानी को, अब बचा क्या है? बचे थे जनप्रतिनिधि, उनकी भी खरीद फरोख्त चालू कर दी। अरे लोकतंत्र की हत्या करके ही मानोगे क्या? ये जनता अब समझ रही है, जनता मौका नहीं देने वाली। जीत रहे हैं प्रवीण जी, क्या लग रहा है माहौल, कितनी बड़ी जीत होने वाली है? देखिए, मैंने फिर कहा कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता, मैं भविष्य पे विश्वास नहीं रखता। हाँ, एक वो बात, तो 29 की कर रहे हैं ना। एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ कि जितना आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, मेरे लिए जीत और हार मायने नहीं रखती। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी। मेरे लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, यदि इतनी राजनीतिक समझ उनके अंदर है तो। मेरे लिए जीत और हार मायने नहीं रखती। मेरे लिए मायने रखता है कि ग्वालियर की जनता प्रवीण पाठक के विषय में, अपने बेटे के विषय में क्या सोचती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ग्वालियर के लोगों को, ग्वालियर के युवाओं को अपने इस भाई पे और अपने इस बेटे पे भरोसा है कि यदि ईश्वर ने इसको मौका दिया तो ये ग्वालियर की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। ठीक है साथियों, आपको बता दें कि प्रवीण पाठक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथ थे और चुनाव के दौरान कैंपेन करने जा रहे हैं। कैंपेन के बीच में ही हमने उनसे बातचीत की है और लगातार चुनाव तक हम उनसे बातचीत करते रहेंगे। जो मुद्दे आएंगे उन पर भी बात करेंगे, जो घटनाक्रम होंगे उन पर भी बात करेंगे। और आपको बता दें कि आपका कहीं ना कहीं अगर कोई सवाल हो वो भी आप हमें भेज सकते हैं हमसे बात करके, अगर आप प्रवीण पाठक से पूछना चाहते हो। और कहीं ना कहीं आपका इस लोकसभा चुनाव के बारे में क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी जीतेगी? प्रवीण जी ने कहा कि भविष्यवाणी मैं नहीं करता, लेकिन मुझे विश्वास है कि बेटे को जो ग्वालियर लोकसभा की जनता है वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद अपना देगी। होगा क्या, ये तो वक्त के ही गर्त में है, 7 तारीख को ही जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल प्रवीण पाठक पूरी जोर शोर से कैंपेनिंग में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं अब माहौल दोनों तरफ से ही बनता हुआ नजर आ रहा है।